वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आरुषिज नोट्स। तो पिछली वीडियो में हमने शुरू किया था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, चैप्टर 10 ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आप कैसे माइक्रोब्स को अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो, कैसे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उसमें मैंने ये बताया था उन दो टॉपिक्स में प्रॉपर कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन थी कि माइक्रोब्स जो हैं वो बेसिकली आपके पास हर जगह प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर आप मिट्टी, एक मुट्ठी भर मिट्टी भी उठाओगे ना, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे अंदर, हमारे बाहर, ठीक है, हमारे आसपास, हर जगह माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसको आप अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते, जिसको आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, तो वो विजिबल नहीं होते हमारी नेक्ड आई से। ठीक है, तो ये है माइक्रोब्स। उसके बाद इसमें आता है वायरसेस। क्या होते हैं वायरसेस? नॉन सेलुलर होते हैं एंड वो तब तक फंक्शनल नहीं है जब तक वो किसी बाहर है, जब तक वो होस्ट के अंदर एंटर नहीं करते तब तक वो नॉन फंक्शनल। एक बारी वो एंटर कर गए होस्ट के अंदर, ठीक है, तो वो फिर फंक्शनल हो जाएंगे। फिर हमने पिरियॉन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, एंड देन उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि डाइवर्स उसके अंदर आता है, जैसे प्रोटोजन, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, वॉराइड्स एंड पेरियॉन्स, जो प्रोटोनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी प्रॉपर, जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास बैक्टीरिया दिखाया है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, फ्लैजिला, ठीक है, बैक्टीरियोफेज, एडिनोवायरस जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है, रॉड शेप्ड टबैको, मोज़ैक वायरस मैग्नीफाइड, मतलब कि उसकी मैग्नीफिकेशन कहाँ तक की गई है। उसके बाद मैंने बताया था कि माइक्रोब्स आप अपनी कैसे डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो, कि आप लैक्टिक एसिड होता है या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, आप उसकी मदद से दूध से दही बना सकते हो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कि दूध लेना है थोड़ा सा, उसके अंदर क्या करना है, ये लैक्टोबैसिलस जो है वो थोड़ा सा डाल देना है। ठीक है, तो जब आप उसके अंदर थोड़ा सा डालोगे लैक्टोबैसिलस वगैरह, आपने मोस्टली घर में भी देखा होगा अपनी मदर को या अपनी मतलब कि दादी को, वो क्या करते हैं कि दूध लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा दही डाल लेते हैं और उसको अच्छी तरह मटके में मतलब कि उसके ऊपर मफलर वगैरह ढक लेते हैं उसको अच्छी तरह से मफलर से, और उसको एक कैबिनेट में रख देते हैं जो बहुत ही अंदर से मतलब कि डार्क डार्क अंधेरा अंधेरा है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो मतलब कि लैक्टोबैसिलस आप थोड़ा सा दूध के अंदर डालते हो, ठीक है, मतलब कि दही, क्योंकि दही के अंदर ये लैक्टोबैसिलस होता है, हमने थोड़ा सा दूध के अंदर डाल देना है। वो क्या करेगा, वो लैक्टोक शुगर मिल्क की कन्वर्ट करेगा लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड कोगुलेशन कॉज करेगा और पार्शियल डाइजेशन कर देगा मिल्क प्रोटीन की। ठीक है, और मिल्क जो है वो दही में चेंज हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर विटामिन B12 भी होता है जो काफ़ी अच्छा होता है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि आपकी स्टमक के लिए काफ़ी अच्छा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया डोसा, इडली के लिए जो डो बनता है वो भी उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कि जो फूला फूला होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसके बाद मैंने टोडी के बारे में बताया था, फिर बेकर यीस्ट के बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद चीज़ के बारे में बताया था कि जो दही होता है उसका जितना पानी उसके अंदर है उसके हिसाब से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये सॉफ्ट है, ये सेमी हार्ड है, कि ये हार्ड है। ठीक है, ऐसे डिफरेंट टेक्सचर होते हैं। फिर मैंने बताया था कि जो टॉम एंड जेरी कार्टून आता है उसमें जेरी को जो चीज़ पसंद होता था ना, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि उस चीज़ में ना 6 छेद होते थे। तो वो 6 छेद क्यों होते थे? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और वो किसके कारण होते हैं, वो बैक्टीरिया के कारण होते हैं जिसको कहते हैं पार्थेनोबैक्टीरियम शर्मारी। उसके बाद मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, माइक्रोव जैसे सर्कोमाइसिस सर्विसेज जो है, बेकर यीस्ट, है ना, मतलब कि बिवरेजेस वगैरह में विस्की, ब्रांडी, रम, और उसमें कुछ ऐसी है जो आपको डिस्टिलेशन करनी पड़ती है जिनके, और कुछ ऐसी ड्रिंक्स होती है जो विद बिना डिस्टिलेशन के भी काम चल जाता है। तो जो डिस्टिलेशन वाली होगी, ठीक है, एंड वाइन एंड बियर बिना डिस्टिलेशन की होगी, विस्की, ब्रांडी एंड रम डिस्टिलेशन से होगी। ठीक है, उसके बाद आता है एंटीबायोटिक्स। तो एंटी का मतलब होता है लाइफ एंड सॉरी एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एंटीबायोटिक का मतलब होता है लाइफ। सो एंटीबायोटिक वो होगा जो आपके अंदर कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है उसको मारने की कोशिश करता है या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो आपने सबसे पहले नाम सुना ही होगा कि एंटीबायोटिक्स जब भी आप सुनते हो दिमाग में पहले क्या आता है, पेनिसिलिन। ठीक है, उसको किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था।
है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। उसने कैसे डिस्कवर किया था कि उसने देखा कि जो फंगस है पेनिसिलिन रोटेटम या उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो इनहिबिट कर रहा है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया स्टेफेलोकोकस एरियोरेसिस। तो बैक्टीरिया जो जो फिर उसमें जो एंटीबायोटिक्स थी फिर वहाँ से एक्सट्रैक्ट की गई और फिर वो अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, उसके बाद बस इसके अंदर इतना ही है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है कि एंजाइम्स और बाकी बायोएक्टिव, जैसे बताया था कि मैंने एस्पेरेगस लिगर कौन सा एसिड बनाने में काम आता है, सिट्रिक एसिड, एसिडोबैक्टर, एसिटिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम, ब्यूटालिसम, ब्यूटारिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। ये सारे क्वेश्चन ना एक एक दो दो नंबर में या पूरा 5 नंबर का होगा, उसके सब पार्ट्स होंगे, उसमें आ जाता है, बोर्ड के पेपर में काफ़ी आता है ये। ठीक है, उसके बाद यीस्ट, सर्कोमाइसिस सर्वेसिस, इथेनॉल, बेकर यीस्ट बनाने के लिए काम मैंने बताया था। फिर उसके बाद लाइपेज डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने में। ठीक है, फिर प्रोटीएज आ गया बॉटल जूस वगैरह में, है ना। एंड देन स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोकोकस जो क्लॉट बस्टर है। ठीक है, एंड देन उसके बाद है दूसरा साइकोस्पोरिन ए जो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। एंड देन आता है टिकटिक यानी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम जो प्रोड्यूस करता है मोनोसिकस परप्यूरस हैव बीन कमर्शलाइज एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, लोरिक एजेंट। उसके बाद जो आज का हमारा ये टॉपिक था, मैंने कहा था बस इस चैप्टर में 2 टॉपिक्स बचे हैं, माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट और आई थिंक बायोगैस, है ना। हाँ, माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो ये सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हैं, 2 या 3 वीडियोस में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये है हमारा मेन टॉपिक आज का। तो हम पढ़ते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, और अब मैं कोशिश करूंगी कि माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस भी करा दूं। अगर नहीं करा पाई तो उसका थोड़ा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा और उसका डिटेल और साथ में इस पूरी चैप्टर की इकट्ठी रिवीजन मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है। सीवेज का मतलब क्या होता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपके शहर में भी होंगे। ठीक है, जो आपके जितना भी घर का गंद वगैरह होता है वो मतलब कि निकालने में मदद करता है ना, वो होता है सीवेज। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट में जो मतलब कि एनसीईआरटी में वो बता देती हूँ कि वो कह रहे हैं कि आपको पता है बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर, तो वह जो मतलब कि वाटर वेस्ट जो वाटर आप जनरेट करते हो वो सीवेज में जाता है, वो फिर वहाँ से पूरा साफ सूफ होके फिर वापस से आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। ये होता है सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, प्लांट। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आप ये खुद भी है, हम लोग एक दिन में कितना ज़्यादा जो है वेस्ट रिलीज करते हैं, वेस्ट वाटर। और हम मतलब कि एक बड़ा सा शहर है या कोई टाउन है उसमें एक दिन में कितना ज़्यादा वेस्ट वाटर जनरेट होता है। मेजर कंपोनेंट जो होता है वेस्ट वाटर का वो है ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो जो म्यूनसिपल वेस्ट वाटर जो होगा उसको कहते हैं सीवेज। ठीक है, ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि वो कह रहे कि वेस्ट वाटर जो मतलब कि मेन जो वेस्ट वाटर होता है, वेस्ट वाटर इन द ह्यूमन एक्सक्रीट, मैंने पहले बताया जो गंद निकलता है ना हमारे घर से, इन देसी लैंग्वेज या हिंदी में आप कह लो कि वेस्ट, है ना। वेस्ट सीवेज का मतलब होता है वेस्ट। उस वेस्ट को जो मतलब कि वो जो पूरा वापस से साफ कर देते हैं, अच्छी तरह प्योर कर देते हैं ताकि आप उसको अगेन रीयूज कर सको, उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट असाइन होता है, राइट। तो वो है, तो जो म्यूनसिपल वेस्ट वाटर होगा कि अब एक शहर का है जितना भी वेस्ट वाटर है वो म्यूनसिपल कलेक्ट करेगा और उस म्यूनसिपल वेस्ट वाटर को कहते हैं सीवेज। ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट पे ऑर्गेनिक मैटर होता है और माइक्रोब्स होते हैं जिसमें कुछ पैथोजेनिक भी होते हैं। ठीक है, कभी आपने सोचा है कि इतना ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज अर्बन वेस्ट कहाँ पे डिस्पोज होता है और क्या डेली डिस्पोज होता है। तो अब हम सब वो पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इसका प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में ये बताया कि सीवेज का मतलब क्या होता है कि जो आप वेस्ट वाटर डे टू डे लाइफ में जनरेट करते हो, ठीक है, फिर वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, वहाँ से प्योरीफाई होकर आप उसको रीयूज कर सकते हो। ये होता है सीवेज का मतलब कि उसको जस्ट प्योरीफाई करना। ठीक है,
एंड म्यूनिसिपल का जो वेस्ट वाटर होता है, ठीक है, उसको कहते हैं सीवेज। द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। और एक सीवेज के अंदर इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट होता है, जो कई बार क्या होता है, पैथोजेनिक भी होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि कैसे प्रोसेस होगा और क्या डेली इतना ज़्यादा वेस्ट डिस्पोज होता है, कैसे होता है, वो हमने पढ़ना है इसमें। और इस प्रोसेस में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल है वो पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आप देखो, मेरे पास एक बुक थी, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो पूरा ना एक शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, अभी आपको शायद समझ नहीं आएगा, मैं बताती हूँ कि जैसे ये फिजिकल सबसे पहला प्रोसेस होता है, प्राइमरी फिजिकल, ठीक है, सीवेज है, फिर वो कम्युनिकेट किया, फिर वो ग्रिड में गया, फिर प्राइमरी सेटलिंग हुई, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से फिर वो फिलर में चला गया या एरिएशन टैंक में चला गया, फिर सेकेंडरी सेटलिंग में गया, और वहाँ से फिर रिवर में चला गया, या प्राइमरी सेटलिंग से स्लड डाइजेस्टर में चला गया, बायोगैस बन गई, या फिर ड्योर बर्निंग बन गई फॉर लैंड फिलिंग, ठीक है। तो ये एक पूरा जो है, एक पूरा छोटा सा है, पूरा क्रक्स है, इसमें क्या कैसे कैसे प्रोसेस हो गए, अभी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले सीवेज या म्यूनिसिपल वेस्ट शुड नॉट बी डायरेक्टली पास इनटू द रिवर। अब क्वेश्चन है कि क्यों आप सीवेज और म्यूनिसिपल वेस्ट, अब आप देखो कि वेस्ट है ना, तो आप उसको डायरेक्टली पानी में डाल दोगे, वो भी तो साफ हो ही गया, पर क्यों नहीं आप डायरेक्टली पानी में डाल सकते या रिवर में नहीं, क्यों नहीं डाल सकते म्यूनिसिपल वेस्ट या सीवेज वेस्ट, है ना, क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन एक्सट्रेटा नहीं होता, साथ में उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं कि जो अगर आप उसको पानी में डालोगे तो जो पानी में जानवर रह रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम आएगी, है ना। इसके लिए उसको पहले अच्छी तरह प्रोसेस किया जाता है कि ताकि उसके अंदर से जितना पैथोजेनिक वेस्ट है वो सारा रिमूव हो जाए, कि ताकि हम उसका अगर आगे जाके रिवर में भी फेंकें या कहीं भी डिस्पोज करें तो वहां पे जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, इसके लिए होता है, ठीक है। एंड बाकी ऑर्गेनिक वेस्ट भी होता है, वही मैंने बताया, पैथोजेनिक माइक्रोब्स भी होंगे, तो वो क्या करेगा, इट मेड लेस पोल्यूटिंग। अगर आप उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पास आउट करोगे तो उससे क्या होगा कि वो जो आपका वेस्ट है वो थोड़ा सा कम पोल्यूटिंग हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से मतलब कि प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सीवेज में, जो प्रोसेस कैरी करते हैं डिकम्पोजिशन का, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास 3 स्टेजेस होती है, ठीक है। ये एनसीईआरटी से नहीं मैं करवा रही क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत छोटा दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं वो कराऊंगी तो उन्होंने बस लाइन टू लाइन बताया हुआ है, समझ कुछ नहीं आएगा, इसलिए मैं रेफरेंस से करवा रही हूँ। तो रेफरेंस में काफ़ी डिटेल में है, अगर आपने अच्छी तरह करना है, क्योंकि ये बोर्ड में भी आता है क्वेश्चन, ठीक है, 2 या 3 या 4 नंबर का उसके हिसाब से। तो उसके लिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप एक बारी रेफरेंस से पढ़ के जाएं और रेफरेंस वाला थोड़ा सा लिखें, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत छोटा दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के आपके पास 3 स्टेजेस आती हैं, जो कि होती है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ, फिजिकल, ठीक है। सेकेंडरी का मतलब हुआ बायोलॉजिकल, और टर्शरी का मतलब हुआ केमिकल। अब प्राइमरी का मतलब फिजिकल, फिजिकल क्या, फिजिकल मेथड से ऑर्गेनिक वेस्ट जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा कि बायोलॉजिकल मेथड के माइक्रोब्स उसके ऊपर अटैक करेंगे और फिर वो थोड़ा सा कम हार्मफुल होगा, और फिर लास्ट होगा टर्शरी, केमिकल्स के थ्रू उसको पूरी तरह प्योर मतलब कि कम हार्मफुल कर देंगे, ठीक है। एंड वेस्ट वाटर कैन, और फिर उसके बाद जो लास्ट में हमारे पास रिजल्ट निकलेगा वेस्ट वाटर, फिर वो आप रिवर में डाल दोगे तो उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहेगा। और कई बार क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद यानी कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद भी आप रिवर में डाल सकते हो तो भी इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले होता है प्राइमरी या फिजिकल ट्रीटमेंट। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्मॉल या लार्ज फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्रॉम द सीवेज थ्रू द 2 प्रोसेसेस। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है फिजिकल प्रोसेस जिसमें आप जो सॉलिड जो आपको अपनी आंखों से भी दिखते हैं ना, सॉलिड या कुछ मतलब कि जो ऊपर फ्लोट कर रहा है या कुछ हार्ड मटेरियल है कुछ, उसको आपने सेपरेट करना है। तो ये किस प्रोसेस से होता है, या तो ये फिल्ट्रेशन से हो जाएगा, ठीक है,
यहाँ तो ये सेडिमेंटेशन से हो जाएगा। तो पहले क्या होता है, फ्लोटिंग और सस्पेंडेड मैटर को आप रिमूव करते हो फिल्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है, फिल्टर्स की मदद से, ठीक है। एंड जो फिर होगा, जो फिर बच कुछ जाता है ना, आपने फिल्टर कर लिया, जो आपका जो वेस्ट वाटर था उसके अंदर जितना भी सॉलिड वगैरह जो था आपने फिल्टर कर लिया। तो अब जो फिल्टर कर लिया तो जो बचा रहेगा, जो मोटा मोटा मतलब कि पार्टिकल है या जो सॉलिड पार्टिकल है, वो कहाँ पे चला जाता है, फिर उसको एक सैटलिंग टैंक बनाया होता है, वहां पे उसको रख देते हैं, ठीक है, जहाँ पे ग्रेट सैंड सीड स्मॉल पेबल्स सेटल ऑन होते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि ये आपका फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, ये आपका फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ से आपका फिजिकल प्रोसेस शुरू हो रहा है। यहाँ पे आपने क्या किया, फिल्ट्रेशन की, सेडिमेंटेशन की, ठीक है, ये ग्रिड सैंड हुआ और ये प्राइमरी सेटलिंग हुआ और ये कहाँ पे, यहाँ पे जाके सेटल हो गया, ठीक है, यहाँ पे जाके सेटल हो गया, वहां पे जाके सेटलिंग टैंक में सेटल कर देते हैं, जो फिल्ट्रेट यानी जो बच जाता है, जो ऊपर ऊपर रह जाता है ना। एंड एल्यूमिनियम और आयरन सल्फेट भी कुछ प्लेसेस में डाला जाता है फॉर द फ्लॉक्यूलेशन। एल्यूमिनियम और आयरन सल्फेट भी डाला जाता है कुछ प्लेसेस में फॉर फ्लॉक्यूलेशन, या अगर आपने सॉलिड को सेटल डाउन करना है या वो नहीं हो रहे फिल्ट्रेशन से या सेडिमेंटेशन से, तो आप एल्यूमिनियम और आयरन सल्फेट डाल दो। अब जो सेडिमेंट, द सेडिमेंट इज कॉल्ड द प्राइमरी स्लज, ठीक है। अब आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकती है कि जो सेडिमेंट होता है, ठीक है, जो मतलब कि हमने सेटलिंग टैंक में डाला, जो मतलब कि सेडिमेंट उसके अंदर है, वो होगा प्राइमरी स्लज, और जबकि जो सुपरनेटेड है, जो ऊपर ऊपर वाला रह गया, उसको कहते हैं एफ्यूलेंट, ठीक है। एंड प्राइमरी स्लज बहुत ज़्यादा माइक्रोस ट्रैप करेगा और सारे डेब्रिस, एंड देन उसको आप कॉम्पोजिट के लिए यूज़ कर सकते हो, लैंडफिल्स के लिए यूज़ कर सकते हो, या एनारोबिक डाइजेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, ताकि उसके आगे जाके बायोगैस और मैन्योर प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। ये था प्राइमरी ट्रीटमेंट या प्राइमरी और फिजिकल ट्रीटमेंट। तो इसमें हमने क्या किया, ये फर्स्ट स्टेप होता है, इसमें हमने क्या किया कि आपका जो वेस्ट वाटर है ना, उसको हमने सेपरेट किया है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन, और उसके जो मोटे मोटे या लार्ज स्मॉल और लार्ज फ्लोटिंग जैसे स्पेंडिंग पार्टिकल्स है, आपने उसको क्या करना है, सेपरेट, और दो प्रोसेस से होगा, ठीक है, जो है फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। तो जो फिल्ट्रेट बच जाएगा उसको आप सेटल किस में करोगे, सेटलिंग टैंक में, जहाँ पे सैंड स्लिट या स्मॉल पेबल्स सेटल डाउन है, और इसके लिए आप एल्यूमिनियम और आयरन सल्फेट भी डाल सकते हो फ्लॉक्यूलेशन के लिए। तो जो सेडिमेंट होगा, है ना, द सेडिमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी स्लज, मतलब कि जो वहाँ पे है, ठीक है, मेरे पास एक फोटो भी है, ये आपके पास है सेडिमेंट, तो ये है स्लज, ठीक है, ये है प्राइमरी स्लज, राइट। तो जो सेडिमेंट होगा, जो आप सेडिमेंट सेटिंग टैंक में डालोगे और जो सेटल डाउन होंगे, ठीक है, वो होगा क्या आपका मतलब कि प्राइमरी स्लज, और जो सुपरनेटेड होगा उसको बोलेंगे एफ्लुएंट। एंड प्राइमरी स्लज के अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं और डैब्रिज होती है, एंड उसको आप कॉम्पोजिट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लैंडफिल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और एनारोबिक डाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, और उसके आगे आप बायोगैस एंड मैन्योर भी प्रोड्यूस कर सकते हो। उसके बाद आता है सेकेंडरी, जो कि इसके सेकेंड स्टेज है, जिसमें आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करोगे। तो डिफरेंट मेथड होते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, जैसे आपके पास होगा ऑक्सीडेशन टैंक होते हैं, ट्रिकलिंग फिलर सिस्टम्स होते हैं, एक्टिवेटेड स्लज होता है। अब एक्टिवेटेड स्लज में क्या होता है कि जो प्राइमरी एफ्लुएंट होगा आपका, उसको आप एरिएशन टैंक में डाल देते हो, ठीक है। प्राइमरी एफ्लुएंट था कि जो सुपरनेटेंट होगा उसको एफ्लुएंट बोलेंगे, तो वो आप किस में डाल दोगे, एरिएशन टैंक में डाल दोगे, ठीक है। और वहाँ पे क्या होगा कि लिक्विड जो होगा वो आप उसको कॉन्टिन्यूसली घुमाई जा रहे हो, मतलब कि जो आपका मटेरियल है, जो आपका एफ्लुएंट आप उसको कॉन्टिन्यूसली घुमाई जा रहे हो और एयर भी पंप करी जा रहे हो। तो कुछ जो एक्टिवेटेड स्लज है वो इनॉकुलेट हो जाएगी और डिकम्पोजिशन होगी। तो एनारोबिक हेटेरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस एरिएशन टैंक में ग्रो करेंगे, एंड वो क्या करेंगे, वो डाइजेस्ट करेंगे उस मतलब कि एफ्लुएंट को, या आप कह लो प्राइमरी स्लज को, ठीक है। और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया भी आएंगे, कुछ फिलामेंटस फंजाई यीस्ट भी होंगे, तो वो फ्लॉक बनाएंगे। फ्लॉक क्या होता है, मास ऑफ बैक्टीरिया जो हेल्ड होते हैं टुगेदर बाय द स्लाइम, ठीक है, एंड फंगल फिलामेंट जो एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। और जो माइक्रो, फिर वहाँ पे जो एरिएशन टैंक में आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे ना, वो फिर फर्दर डाइजेस्ट करेंगे उसको प्राइमरी स्लज को, और वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
और वो कन्वर्ट हो जाएगा माइक्रोबियल बायोमास में और बहुत ज़्यादा मिनरल रिलीज करेगा। तो इससे क्या होगा, आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उससे आप मेजर कर सकते हो कि पानी कितना गंदा है, उससे आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मतलब कि बहुत ज़्यादा मिनरल्स मतलब हाँ बीओडी कम हो जाएगी, तो जैसे बीओडी वेस्ट मैटर का कम होगा तो फिर उसको आप फिर से सेटलिंग टैंक में कर दोगे पास, तो सेटलिंग टैंक में बैक्टीरियल फ्लॉक सेडिमेंटेशन में जाएगी और effluent or supernatant journey pass into the natural water like rivers or it can be treated chemically, उसको और ज़्यादा प्योरीफाई करने के लिए। तो सेकेंडरी बायोलॉजिकल में क्या हुआ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या हुआ बेसिकली कि हमारे पास डिफरेंट मेथड थे। ठीक है, सेकेंडरी के लिए इसमें आप बायोलॉजिकल मेथड लगाते हो तो इसमें डिफरेंट एंजाइम काम करते हैं और इसमें आपके पास डिफरेंट मशीन्स काम करती है। ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन टैंक्स हो गया, ट्रिकरिंग फिलर सिस्टम हो गया, एरिएशन टैंक हो गया। बेसिकली एरिएशन टैंक है, आप मान के चलो एरिएशन टैंक ही है। ठीक है, तो एरिएशन टैंक है, तो अब क्या होगा कि जो हमारे पास प्राइमरी स्लज है ना उसको हमने ट्रांसपोर्ट किस में किया, एरिएशन टैंक में। एरिएशन टैंक में क्या होगा कि लिक्विड कॉन्टिन्यूसली घूमी जा रहा है और एयर भी आप साथ में पंप करी जा रहे हो। तो उससे क्या होगा, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होंगे वहां पे ग्रो करेंगे। तो वो जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ना वो एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको कहेंगे फ्लॉक। फ्लॉक क्या करेगा, मतलब कि जो माइक्रोब्स होंगे वहां पे जो है कि उसमें जो आपने मतलब कि प्राइमरी सेल डाली है उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, ऑर्गेनिक मैटर सारा कुछ डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी और उसके बाद फिर उसको सेटली टैंक में डाल के फर्दर आप रिवर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ जो है वो डाइजेस्ट हो गया, सारे ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो गया, अब आप उसको रिवर में कर सकते हो। अगर आपको और ज़्यादा प्योरीफाई करना है तो आप केमिकली प्योरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अब जो सेडिमेंट सेटलिंग टैंक में होगा उसको कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज। तो एक बड़ा जो मेजर क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी स्लज और मतलब कि एक्टिवेटेड स्लज। तो सबसे पहली बात ये है कि जो प्राइमरी स्लज होता है ना वो बनता है प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट यानी जो फर्स्ट स्टेप है, और जो एक्टिवेटेड स्लज होता है वो सेकेंडरी में होता है। ठीक है, प्राइमरी स्लज में आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, आप बस सिंपली फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से सेपरेट करो। बट जो एक्टिवेटेड स्लज होती है उसमें ऑर्गेनिज्म रोल प्ले करते हैं और प्राइमरी स्लज में आपको एरिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्टिवेटेड स्लज में आपको एरिएशन की ज़रूरत पड़ती है और प्राइमरी स्लज में बहुत कम डिकम्पोजिशन होती है और एक्टिवेटेड स्लज में वैसे तो प्राइमरी में होती ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन ही होगा, पर एक्टिवेटेड में बहुत ज़्यादा मतलब कि डिकम्पोजिशन होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अ पार्ट ऑफ इट आप उसको इनकुलम में इनको इनोक्यूलम में भी यूज़ कर सकते हो इन द एरिएशन टैंक, और रिमेनिंग आप उसको बड़े से टैंक में पास आउट कर दो जो बच जाएगा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, और वो कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन के लिए होता है एंड वहाँ पे वो सारा ऑर्गेनिक मतलब कि डाइजेस्ट कर लेते हैं एंड देन वो मार्श गैस प्रोड्यूस करते हैं जो मतलब कि मीथेन, H2S एंड CO2 का मिक्सचर होता है एंड बायोगैस का। ठीक है, बस यही था। तो मैं एक बारी NCERT से करा देती हूँ फिर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये पूरा जो है आपके पास चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। सो बेसिकली मैं ये कह रही थी कि माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सबसे पहले होता क्या है कि जो वेस्ट वाटर आपके घर से निकलता है वो इतना ज़्यादा खराब होता है कि उसको आप डायरेक्टली रिवर के अंदर डाल नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर अगर आप उसको पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पास आउट करोगे फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि काफ़ी हद तक वो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज हो जाएंगे और उसके बाद वो पानी में डालने के रिवर्स में डालने के लिए थोड़ा सा हो जाएगा, मतलब कि ठीक हो जाएगा, वो आगे जाके रिवर में जितने ऑर्गेनिज्म है उनको हार्म नहीं करेगा। तो ये था। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बेसिकली आपके पास ये बताया था कि 3 काम करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज रिलेटेड टू द
फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका मतलब कि सॉलिड और जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, आप उसको फिल्टर कर लोगे थ्रू द फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन से। और इसमें फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, यानी आप फिल्ट्रेशन कर रहे हो और सेडिमेंटेशन कर रहे हो, है ना। एंड मतलब कि जो फ्लोटिंग जो डेब्रीज होती है, आप उसको सिक्वेंटली आप क्या करते हो, फिल्ट्रेशन से करते हो। तो फिर उसको मतलब कि सीधी सी बात है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब होता है पी फॉर पी से प्राइमरी है, पी से फिजिकल है, राइट। तो ये आपको दिमाग में आ गया कि पी से प्राइमरी, पी से फिजिकल ट्रीटमेंट, ये कोड है ना। तो फिजिकल में क्या होगा कि जो आपका वेस्ट वाटर है उसमें जो फ्लोटिंग डैब्रीज आएंगे या तो सॉलिड पार्टिकल है, आप उसको फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन से रिमूव कर लोगे, ठीक है। एंड फिर आप वो जो ऊपर ऊपर वाला फिल्ट्रेट होता है उसको काम में चला जाएगा वो सेडिमेंटेशन में। तो जितने भी सॉलिड्स होंगे, जो फिल्ट्रेट होता है ना, जो मोटा मोटा वाला होगा जो आपने रिमूव किया, ठीक है, वो सेटल डाउन हो जाएगा कहाँ पे, सेडिमेंटेशन टैंक में, और उसको कहेंगे प्राइमरी स्लज। और जो सुपरनेटेंट है वो क्या बनाएगा, इफुलेंट, है ना, इफुलेंट बनाएगा। द इफुलेंट फॉर्म्स द प्राइमरी सेटलिंग टैंक। और अब जो इफुलेंट है वो फर्दर जाएगा सेकेंडरी के लिए। ये क्वेश्चन आता है कि कौन जाता है किस प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पे आपके पास प्राइमरी से इफ्लुएंट जाता है सेकेंडरी के लिए, क्योंकि वो सुपरनेटेंट पार्टिकल है, यानी जो ऊपर ऊपर रह गया वो है। बाकी जो मतलब कि फिल्ट्रेट हुआ या जो फिल्ट्रेशन से आपके पास बचा या फिल्ट्रेट है, वो तो सेटलिंग टैंक में चला गया ना, तो उसको हम प्राइमरी स्लज बोलेंगे, ठीक है। और जो एफ्लुएंट होगा यानी जो सुपरनेटेंट पार्टिकल्स होंगे वो जाएंगे कहाँ पे, आपके पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस में, ठीक है। तो प्राइमरी इफ्लुएंट को फिर बड़े से टैंक में पास कर देते हैं जिसको कहते हैं एरिएशन टैंक, जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली एजिटेट होता है और हवा में पानी सारा कुछ दिया जाता है। और इससे क्या होता है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं एंड वो फिर उसकी डिकम्पोजिशन कर देते हैं, ठीक है। एंड वहाँ में फिर वो एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं फ्लॉक, ठीक है। एंड वो फिर मेजर पार्ट ऑर्गेनिक मैटर का कंज्यूम कर लेते हैं, और इससे क्या होता है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस हो जाती है। हाँ, और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डैट वुड बी कंज्यूम्ड, अगर सारे ऑर्गेनिक मैटर एक सेकेंड, BOD refers to the amount of the oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria. So basically कितना गंदा पानी होता है वो होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मेन डेफिनेशन यही है कि BOD refers to the कितनी ऑक्सीजन जो है वो, कितनी ऑक्सीजन 1 लीटर पानी में जितना कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हो रही है, कितना ऑक्सीजन जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है वो कंज्यूम करें 1 लीटर पानी के अंदर जो ऑक्सीडाइज हो रहा है बाय द बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसको कहते हैं BOD। और फिर जो सीवेज वाटर की अब BOD कम होगी, BOD टेस्ट मेजर करता है कि कितना ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने लिया है एक वाटर में, एक पानी में कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने पानी लिया है, ठीक है। और जो इसके लिए इनडायरेक्टली BOD इनडायरेक्टली मेजर है ऑर्गेनिक मैटर के जो पानी के अंदर प्रेजेंट है। मतलब कि अगर पानी साफ होगा तो उसके अंदर उतना ही कम ऑर्गेनिक मैटर होगा, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एंड द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट पॉल्यूटिंग, मैंने यही बताया। अब उसके बाद एक बारी BOD की कम होगी, मतलब कि एक पानी सीवेज की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी, फिर आप उसको सैटेलाइट टैंक में डाल दो जहाँ पे फ्लॉक वगैरह है, ठीक है, सेडिमेंट हो रहे हैं, और उसको कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज। फिर दोबारा से आप उसको, अगर आपने और ज़्यादा अच्छा करना है, आप उसको दोबारा से रिएक्शन टैंक में डाल दो, वहाँ पे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर होंगे और वो अच्छी तरह और अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर लेंगे। एंड देन उसके बाद आप उसको रिवर में थ्रो कर सकते हो, या आप डाइजेशन के दौरान जब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर होगा तो उसमें क्या होगा कि जो बैक्टीरिया वो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपकी बायोगैस फॉर्मेशन में काम आएगी। सो द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज्ड इनटू नेचुरल बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम। और इसका आपकी फोटो आपके NCERT में एक पिक भी दी हुई है, देख लेना, ठीक है। एंड अब आप अप्रिशिएट कर सकते हो कि कितना बेसिकली माइक्रोज मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है, आपका ये सारा साफ सफाई करने में या वेस्ट वाटर को क्लीन करने में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल है, ठीक है। एंड जैसे आप जानते हो कि जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, ठीक है, सीवेज
इज बीइंग प्रोड्यूस इन मच लार्जर क्वांटिटी, ठीक है, देन एवर बिफोर। तो जो नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है वो इंक्रीज नहीं हो रही इतनी ज़्यादा क्वांटिटी को ट्रीट करने से। तो अनट्रीटेड सीवेज जो स्टार्ट हो जाता है, तो इससे क्या होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा सीवेज ही नहीं है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं है, तो फिर जो सीवेज है डायरेक्टली रिवर में फिर पास कर दिया जाता है, ठीक है, एंड वो फिर रिवर को भी पॉल्यूट करता है और डिसीजेस, वाटर बॉर्न डिसीजेस भी बढ़ जाती है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दीज मेजर रिवर्स, क्योंकि गंगा और यमुना बहुत ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, तो साफ नहीं फेंकना चाहिए ऐसे, ठीक है। बस यही है, तो यही था, ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक बचा, अगर मैं वो करवाऊंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस है, मैं अपनी वो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी, एंड उसके साथ रिवीजन पूरे ही करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और मैं फिर से अगर बताऊंगी हमने आज क्या पढ़ा टोटल, तो माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हमने पढ़ा था कि मतलब कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है वेस्ट वाटर, आप उसको कैसे ट्रीट करते हो, क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं पानी के अंदर डाल सकते, तो उसके लिए उसको पहले आपको ट्रीट करना पड़ेगा। तो 3 स्टेजेस होती हैं, फिजिकल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी इज फॉर फिजिकल, सेकेंडरी इज फॉर बायोलॉजिकल एंड टर्शरी इज फॉर केमिकल। तो प्राइमरी में सबसे पहले क्या होगा कि जो ट्रीटमेंट है सिंपल होता है कि फिल्ट्रेशन से हो जाएगा सेडिमेंटेशन की, क्योंकि जो आपका वेस्ट वाटर है उसके अंदर अगर सॉलिड कुछ मटेरियल है तो आप उसको फिल्ट्रेशन से कर दोगे, ठीक है। मतलब कि ये जो डेब्रीज होती है इनिशियली रिमूव हो जाती है फिल्ट्रेशन से, तो फिर वो बाकी जो ग्रिट वगैरह सॉलिड या कुछ स्मॉल पेबल्स हैं वो रिमूव किससे होते हैं, सेडिमेंटेशन से। और जितने भी सॉलिड्स होते हैं जो सेटल डाउन होते हैं वो प्राइमरी स्लज बनाते हैं, और जो सुपरनेटेंट होंगे वो एफिलेंट बनाएंगे, और जो एफिलेंट होता है वो प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जाता है जो रेडी होता है फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो प्राइमरी एफिलेंट होता है वो जाता है एरिएशन टैंक में, वहाँ पे पानी कॉन्टिन्यूसली चल रहा होता है, वहाँ पे एयर पम्प के होते हैं, तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो होते हैं, वो फ्लॉक बना लेते हैं, मैश लाइक स्ट्रक्चर, और वो अच्छी तरह उसको डिजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसमें आता है कि बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है कि कितना मतलब कि ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेगा, अगर सारा ऑर्गेनिक मैटर जो 1 लीटर पानी में बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करे तो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, या वो इनडायरेक्टली प्रपोर्शनल है टू द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ वाटर सैंपल। तो जितना ज़्यादा आपको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा उतना ही आपका जो पानी है वो गंदा होगा, ठीक है। एंड उससे क्या होगा कि जो एफुलेंट है उससे जो उसकी बीओडी है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। एंड उससे फिर उसके बाद है ना, तो जो बीओडी है वो रिड्यूस होगी, तो एफिलेंट को फिर सैटलिंग टैंक में डाल दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे बैक्टीरिया फर्स्ट सेडिमेंट करते हैं, उसको कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज, और फिर वहाँ से वो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर से वहाँ से फिर वो एनारोबिकली डाइजेस्ट कर लेगा सारा, और वहाँ से फिर बायोगैस की प्रोडक्शन हो गया, फिर गंगा यमुना एक्शन प्लान, ठीक है। तो मैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में बायोगैस और ये पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगता है तो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल which is Arushi's Notes. And again I am saying please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Arushi's Notes. और अगर आपको कुछ भी डाउट है मेरे इस लेक्चर में या पिछले में या किसी भी वीडियोस में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको आंसर करने की, ठीक है। एंड एट द लास्ट एंड आई एम अगेन सेइंग that please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Arushi's Notes. Thank you.